न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुबह की सुर्खियों पर। संभल में रोक के बावजूद राहुल गांधी की आज संभल जाने की तैयारी। संभल डीएम ने पड़ोसी जिले के अधिकारियों को पत्र लिखकर अपनी सीमा में रोकने को कहा। नोएडा में आंदोलनरत किसानों की मांग पर योगी सरकार ने बनाई 5 सदस्यीय समिति। 1 महीने के भीतर देगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का नाम आज होगा तय। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद महायुति की बैठक में नए सीएम के नाम पर लगेगी मुहर। सूर्य के प्रभामंडल का अध्ययन करने के लिए इसरो आज लॉन्च करेगा प्रोबा 3 मिशन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के डबल सैटेलाइट का करेगा प्रक्षेपण। और दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाने के फैसले से पीछे हटे राष्ट्रपति यूं सुक येओल। संसद द्वारा मार्शल लॉ को रद्द करने के बाद लिया फैसला। तो आपको बता दें कि संसद के दोनों ही सदनों में आज कई अहम विधेयकों पर चर्चा होनी है और कई पारित भी किए जाने हैं। लोकसभा में 2 विधेयक, रेल संशोधन विधेयक 2024 और आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 को सदन में चर्चा के लिए पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से रेल अधिनियम 1989 में संशोधन किए जाएंगे और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही लोकसभा महासचिव राज्यसभा से पारित तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 से जुड़ी जानकारी को सदन में साझा करेंगे। लोकसभा में कल बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा हुई थी। चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा से पारित कर दिया गया। तो वहीं राज्यसभा में आज बॉयलर विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसे पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से बॉयलर अधिनियम 1923 में संशोधन किए जाएंगे और इसके माध्यम से बॉयलर के पंजीकरण और उपयोग से जुड़े नियमों में बदलाव किए जाएंगे। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज भारत के चीन के साथ संबंधों में हाल में जो प्रगति हुई है उस पर बयान देंगे। विदेश मंत्री कल लोकसभा में इस पर बयान दे चुके हैं। लोकसभा में विदेश मंत्री ने कहा था कि चीन के साथ संबंधों में भारत राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही आगे बढ़ेगा। दोनों सदनों में अन्य विधायी कामकाज के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोनों सदनों में कई अहम विधेयकों पर चर्चा होनी है। और अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुबह 7:30 बजे दिल्ली से संभल के लिए रवाना होंगे। हालांकि प्रशासन ने वहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर 10 दिसंबर तक के लिए रोक लगा रखी है। लिहाजा संभल के डीएम ने बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के अफसरों को पत्र लिखकर राहुल गांधी को अपने जिलों की सीमा पर रोकने का अनुरोध किया है। संभल डीएम ने कहा है कि जिले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू होने के कारण बाहर से किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वहीं संभल के एसपी ने भी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि सभी जनप्रतिनिधियों के 10 दिसंबर तक संभल आने पर प्रतिबंध है। जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि 10 तारीख तक वो जनपद संभल ना आए तो अच्छा रहेगा। इसके लिए उनको संदेश भी पहुंचाया गया है
और 163 BNSS जो जनपद संभल में लागू है उसके बारे में अवगत कराया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो संभल की जो शांति व्यवस्था है उसको मेंटेन करने में हम लोगों का सहयोग करेंगे। और आपको बता दें कि संभल में हुई हिंसा को लेकर पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। संभल में घटना स्थल से पाकिस्तानी कारतूस का खोखा बरामद हुआ है। संभल हिंसा वाली जगह पर फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को मौके से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9 mm का एक मिसफायर और एक खोखा मिला है। इसके अलावा 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे बरामद किए गए हैं। घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर टीम हर पहलू की गहनता से वहां पर जांच कर रही है। और अब अगली खबर, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा और नोएडा में आंदोलन कर रहे किसानों की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सदस्यीय समिति का गठन करने का आदेश दिया है और इसकी अध्यक्षता IAS अनिल कुमार सागर करेंगे। समिति में उनके अलावा पीयूष वर्मा, संजय खत्री, सौम्य श्रीवास्तव, कपिल सिंह को जगह दी गई है। ये समिति 1 महीने में अपनी रिपोर्ट और अनुशंसा सरकार को देगी। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम पर जो सस्पेंस बना हुआ है वो आज खत्म हो जाएगा। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच मुंबई में आज भाजपा विधायक दल की अहम बैठक बुलाई गई है। आज सुबह करीब 11 बजे विधान भवन में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद महायुति की बैठक भी होगी जिसमें गठबंधन के सभी दल शामिल होंगे। इस बैठक के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। इसके बाद महायुति के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कल 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने नया इतिहास रचने को अब इसरो तैयार है। इसरो आज अपने PSLV C59 व्हीकल पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 सौर मिशन को लॉन्च करेगा। ये प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का एक इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन IOD मिशन है। इस मिशन की खास बात जो है वो ये है कि इसके जरिए पहली बार अंतरिक्ष में प्रिसिजन फॉर्मेशन फ्लाइंग को टेस्ट किया जाएगा। इसके तहत एक साथ 2 सैटेलाइट उड़ेंगे। जी हाँ, ये सैटेलाइट लगातार एक ही फिक्स कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करेगा। प्रोबा 1 का पहला संस्करण 2001 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, जो पृथ्वी पर आधारित ऑब्जर्वेशन मिशन था। प्रोबा 2 सूर्य के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था। यह भी इसरो का ही मिशन था। और अब ये है प्रोबा 3, जिसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर इसरो अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। ये मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण यानी कि कोरोना के अध्ययन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और देश आज नौसेना दिवस मना रहा है। ये दिन नौसैनिक बलों की वीरता, समर्पण और उपलब्धियों को समर्पित है। ये दिन न केवल हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करता है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने में उनके योगदान को भी दर्शाता है। भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है। तो आइए इस खास दिन पर हम नौसेना के इतिहास, महत्व और इसके बदलते स्वरूप को करीब से जानते हैं। नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर सफल हमला किया था।
इस हमले में पाकिस्तान के कई नौसैनिक संसाधनों को नष्ट कर दिया गया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना ने रणनीतिक कुशलता और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। तब से नौसेना दिवस भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक बन गया। भारतीय नौसेना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण 7,500 किलोमीटर से अधिक तटरेखा की सुरक्षा करती है और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सतर्क उपस्थिति बनाए रखती है। साथ ही नौसेना मालाबार, मिलन और रिम ऑफ द पैसिफिक जैसे वैश्विक समुद्री अभियानों में भी भागीदारी करती है। नौसेना चक्रवात, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव अभियानों में मानवीय सहायता मुहैया कराती है। नौसेना के समुद्री डकैती विरोधी अभियानों को न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी सराहना मिल रही है। भारत को एक मजबूत समुद्री शक्ति बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना ने बीते वर्षों में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर खासा जोर दिया है। भारतीय नौसेना ब्लू वाटर क्षमताओं को बढ़ाने, समुद्री निगरानी का विस्तार करने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। नौसेना ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रक्षा उद्योगों के साथ साझेदारी की है। पिछले 5 वर्षों के दौरान नौसेना के आधुनिकीकरण बजट का 2/3 से अधिक हिस्सा स्वदेशी खरीद पर खर्च किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू रक्षा इकोसिस्टम का त्वरित विकास भी संभव हुआ है। नौसेना दिवस के इस खास मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ओपन शिप इवेंट्स, फ्लाई पास्ट और युद्धाभ्यास प्रदर्शनी जैसे आयोजन आम जनता को भारतीय नौसेना के शौर्य और तकनीकी क्षमता से परिचित कराते हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया है। कानूनी विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये जो नए कानून हैं, कानून विकसित भारत की दिशा में एक बहुत अहम कदम है और इन कानूनों का मकसद जनता को न्याय दिलवाना है। जो ये 3 लॉज की आज इंपॉर्टेंस मोदी जी ने भी बताई। पहले तो विक्टिम में कंपनसेशन का, पहले कंपनसेशन की कोई प्रोविजन नहीं थी, उसको दावा एक्स्ट्रा डालना पड़ता था। अब अक्यूज अगर कोई नुकसान करता है विक्टिम का, उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। दूसरा, हम नॉर्मल सुनते हैं कि जी ट्रायल बहुत लंबा चलता है, ट्रायल को हम नॉर्मली 1 महीने में या 1 साल के अंदर कह देते हैं, इसमें स्टेज वाइज रखा है। तीसरा, स्टेटमेंट्स को वीडियोग्राफ करना, थाने में बुलाना, वुमेन को बुलाना, बच्चों को बुलाना, सीनियर सिटीजन्स को बुलाना, कुछ तरह के ऑफेंसेस के लिए प्रोहिबिट कर दिया। अब ऐसा मेथड आ गया कि FIR 0 FIR इमीडिएटली दर्ज होगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने चंडीगढ़ में जो तीनों कानून देश को समर्पित किए हैं, उन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण में बहुत विस्तार के साथ इसके बारे में प्रकाश डाला है। अंग्रेज़ों की दास्ता को समाप्त करते हुए अपने लोगों द्वारा, अपनी संसद द्वारा नए कानून बनाए गए हैं। कानून क्या हैं, क्यों बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं, बहुत ही विस्तार से उन्होंने उसकी व्याख्या की है। अपनापन है, अपने कानून हैं, अपने लोगों के लिए हैं, लोगों के लिए दंड प्रक्रिया नहीं है, सजा देने के लिए नहीं है, न्याय देने के लिए है। पुराने कानून, एक गुलामी वाले कानून कहें, कांग्रेस के राज से वो चल रहे थे और उससे भी पहले के, आज इन्होंने ये 3 कानून नए सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ये पूरे स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है। आज मोदी जी ने भी बोला, डिले जस्टिस डिनाइड जस्टिस। ये एक देश में बहुत तगड़ी क्रांति है आम बंदे के लिए, क्योंकि मैं देश का आम बंदा हूँ। एक गांव की स्थिति देखिए, बंदा FIR कराने के लिए भी डरता था, थाने में जाने से डरते थे, लेकिन इनके आने से हमें टाइम पे सारा जस्टिस प्रोवाइड होगा। आज हमारे आज़ाद देश में लगभग कई वर्षों बाद, जब हम इतने सालों के बाद हमारी आज़ादी के, मोदी जी का ये प्रयास कि हमारे देश की पार्लियामेंट हमारे देश के नागरिकों के लिए कानून बनाए, और ये कानून जब बने थे, अब चंडीगढ़ ऐसा बना है जिसमें ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो गए हैं। चंडीगढ़ में अक्टूबर एंड में 2 FIR रजिस्टर हुई, जिसका पिछले 2-3 दिनों, आज के पेपरों में भी छपा है कि 2-3 दिन पहले उनकी जो जजमेंट भी 45 दिनों के अंदर प्रोनाउंस होगी।
तो ये एक स्पष्ट रूप से इस चीज़ को दर्शाता है कि किस प्रकार से जो है ये कानून बिना डिले के लोगों को न्याय दे रहे हैं। केंद्र सरकार 3 नए क्रिमिनल लॉज कानून लाई है, बहुत ही लाभदायक हैं। तीनों की बहुत आवश्यकता थी बहुत लंबे समय से। आज की परिस्थिति के अनुसार आज की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कोर्ट्स के अंदर या जैसा आज कानून व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंगली ये कानून बनाए गए हैं। जो पुराने ये तीनों कानून थे, CRPC, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये अंग्रेज़ों के द्वारा उनकी पार्लियामेंट जो वहाँ की उनकी जो भी उस समय की जो उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये बनाए थे अपने अनुसार, यानी कि अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए। कानून तो पहले भी लागू थे, पर जो अब होम मिनिस्टर साहब ने नए कानून जो लागू किए हैं हमारे देश के अंदर, ये बहुत ही फ़ायदेमंद कानून लागू हुए हैं, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और क्रिमिनल्स जल्दी पकड़े जाएंगे। और जिस तरीके से इन्होंने अब इन कानून के अंदर जो चीज़ें अब चलाई हैं कि भी फटाफट किस तरीके से हम क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं, तो वो काफ़ी हमारे देश के लिए बहुत ही बेनिफिट चीज़ें हैं। अंग्रेजों के ज़माने की ये कानून थे, जिसमें कि कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता जो है झलकती थी। इस मानसिकता को दूर करने के लिहाज से सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब एक व्यवस्था इन कानूनों के तहत की गई है कि FIR बड़ी आसानी से 0 FIR के रूप में कहीं भी दर्ज की जा सकती है। गरीबों को जिन कानूनों से जो है पुराने कानूनों से बड़ी दिक्कत आती थी और उनके FIR दर्ज नहीं होती थी और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता था, वो न्याय मिलने की उम्मीद जो है इन कानूनों में अब जगी है। महिलाओं के प्रति जो शोषण महिलाओं का होता था या महिलाओं के जो अपराध होते थे, बच्चों के प्रति जो अपराध होते थे, उसके लिए भी पुलिस इस कानूनों में जो है बड़ी शानदार व्यवस्था करी गई है। और अब बात महाकुंभ 2025 की, तो महाकुंभ 2025 में आने वाले देश दुनिया के संतों और श्रद्धालुओं के लिए संगम नगरी प्रयागराज में अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसे जैसे महाकुंभ की पवित्र घड़ी जो है वो नज़दीक आती जा रही है, तो वैसे ये मेला अपना आकार लेता जा रहा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया है। वहीं साधु संतों और देश विदेश से आने वाले लाखों लोगों के लिए अस्थायी शिविरों का निर्माण किया जा रहा है। पूरी दुनिया देखेगी व्यवस्थित, सुंदर, अलौकिक महाकुंभ का नजारा। प्रयागराज में जुटेंगे 45 करोड़ श्रद्धालु। टूरिज्म के लिए बड़ा बूस्ट। 4000 हेक्टेयर में हो रहा है महाकुंभ। महाकुंभ से करीब 45,000 परिवारों को मिलेगा रोजगार। 2012 में हुए महाकुंभ से करीब 3 गुना बड़ा होने वाला है महाकुंभ 2025। महाकुंभ से न केवल प्रयागराज बल्कि बनारस, अयोध्या, मथुरा और विंध्यवासिनी धाम में भी पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। महाकुंभ 2025 में आने वाले देश दुनिया के संतों और श्रद्धालुओं के लिए संगम नगरी प्रयागराज में अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया गया है, जिसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। नए जिले का गठन मुख्य रूप से कुंभ मेले के विशाल आयोजन को बेहतर प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाने के लिए किया गया है। इससे न केवल मेले की व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्र के विकास और जनहित के कार्यों में भी तेजी आएगी। ये संपूर्ण मेला क्षेत्र को ही जिले में विभक्त किया है। इसमें सभी फैसिलिटीज़ रहेंगी जो भी एक जिले में होती हैं, जैसे यहाँ बसावट होती है, यहाँ सड़कें, यहाँ बिजली के कनेक्शंस, यहाँ पानी की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था, थाने, अस्पताल, खाने के सामग्रियाँ, जो भी एक संपूर्ण जिले में व्यवस्था रहती है वो यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। महाकुंभ मेला को साधु संतों, सन्यासियों और अखाड़ों के नागा साधुओं की उपस्थिति के बिना अधूरा माना जाता है। इसी को लेकर कुंभ मेला क्षेत्र में साधु संतों के शिविरों की स्थापना से पहले भूमि पूजन का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में सिख संप्रदाय के निर्मल अखाड़े का भूमि पूजन मेला क्षेत्र के त्रिवेणी मार्ग पर किया गया। भूमि पूजन के साथ ही निर्मल अखाड़े के संत महात्माओं ने मां गंगा और यमुना से विश्व शांति और लोक कल्याण की कामना की। बहुत शीघ्र ही समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, आने जाने वालों की सेवा के लिए व्यवस्थाएं संचालित होंगी। दिव्य
रूप से है जो संपन्न होगा, ऐसी हम लोगों की आशा है। वहीं साधु संतों और देश विदेश से आने वाले लाखों लोगों के लिए अस्थायी शिविरों का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें साधु संत और महात्मा बांस की बनी झोपड़ियों में निवास करेंगे और तप और अध्यात्म के कार्य को पूरा करेंगे। ये झोपड़ियां पूरे कुंभ क्षेत्र को इको फ्रेंडली माध्यम से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। झोपड़ियों को बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि इस कुंभ से उन्हें रोजगार मिला है। बाबा साधु महाकुंभ मेला लग रहा है, उसी लिए बन रहा है, ठंड के लिए, रहने के लिए। बता दें कि महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। इस महाकुंभ के दौरान कुल 6 शाही स्नान होंगे। कुंभ 2025 के मेला क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटा गया है और यहाँ की हर व्यवस्थाएं दिव्य, भव्य और विहंगम हो, इसके लिए सरकार लगातार यहाँ काम कर रही है। कैमरामैन अविनाश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और इसके साथ ही महाकुंभ 2025 के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी अनुदान राशि भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की विशेष अनुदान सहायता राशि स्वीकृत करते हुए 1050 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंगलवार को जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहले ही भव्य महाकुंभ के आयोजन के लिए राज्य की ओर से 5435.68 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सरकार द्वारा महाकुंभ के लिए 421 परियोजनाओं पर यह धनराशि खर्च की जाएगी। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का रातपानी टाइगर रिजर्व बन गया है। ये जानकारी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी है। रातापानी सैंक्चुरी टाइगर रिजर्व बफर एरिया घोषित होने से मध्य प्रदेश अब वास्तविक रूप में टाइगर स्टेट बन गया है। मध्य प्रदेश के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है। केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद रातापानी मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा है कि उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश को हमेशा प्राथमिकता दी है, जिसके परिणाम स्वरूप श्योपुर के क्रूनों में चीते और उसके बाद रातापानी को टाइगर बफर क्षेत्र का अनुमोदन मिला है। मध्य प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व पार्क मिला है। रातापानी लगभग 16-17 साल से एक प्रकरण उलझा हुआ था। हमारी सरकार ने इसका निराकरण किया। मुझे इस बात का संतोष है। भोइसी रातापानी अभयारण्य के साथ ही ये देश का ऐसा अभयारण्य हुआ है जो देश की किसी भी राजधानी के सबसे नज़दीक है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे प्रस्ताव को, ये 8वां हमारा टाइगर अभयारण्य बना है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन करने जा रही है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों में अब सबसे अहम होंगे 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में JECC में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। तो आपको छोड़े जाते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। आप ये खास रिपोर्ट देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राजस्थान में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान समिट, भारत और अन्य देशों के बड़े कारोबारी होंगे शामिल। राइजिंग राजस्थान में झोली भरकर आएगा निवेश। अब तक 20 लाख करोड़ रुपए के MOU। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर तमाम मंत्री बीते एक अरसे से राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट मिशन को सफल बनाने में जुटे हैं। 9 से 11 दिसंबर के बीच राजधानी जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का आयोजन होने जा रहा है। PM नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे और इसे संबोधित भी करेंगे। समिट से भजनलाल सरकार राजस्थान में निवेश बढ़ाने का प्रयास कर रही है। CM का कहना है कि प्रदेश में मिनरल, स्टोन, पेट्रोकेमिकल, चिकित्सा, शिक्षा, ऑटोमोबाइल हर क्षेत्र में निवेशक आ रहे हैं। सरकार ने देश विदेश की कई कंपनियों से संपर्क साधा है। ये राइजिंग राजस्थान में
हमारे कई कंट्रियों के लोग आ रहे हैं। राजस्थान में कितना निवेश आ सकता है, इसके लिए हमारा पूरा मंत्रिमंडल पूरी तरह से लगा हुआ है। राजस्थान में निवेश के लिए राज्य सरकार ने अब तक विभिन्न कंपनियों के साथ 20 लाख करोड़ रुपए अधिक के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस 3 दिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देश विदेश की बड़ी छोटी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आकर काम करने के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग धंधे लगाने में मदद करना और अन्य सुविधाएं मुहैया कराना है। बहुत अच्छी तैयारियां हैं और अच्छा इन्वेस्टमेंट इस राजस्थान में आने वाला है और 9 से 11 के बीच में ये कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आ रहे हैं। और उसके बाद में 17 तारीख को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो हमारे सरकार के 1 साल पूरा हो रहा है, उन योजनाओं के बारे में उनका खाका भी हम तैयार करके दे रहे हैं। 9, 10, 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान की एक बड़ी इन्वेस्टर मीट का आयोजन होने जा रहा है। राजस्थान की इकोनॉमी 15 लाख करोड़ के करीब है और मुख्यमंत्री का सपना है कि इसको डबल करके, दुगना करके 30 लाख करोड़ के करीब करने का हमारा सपना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके मुख्य आतिथ्य में एक बहुत ही भव्य और शानदार राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम 9 दिसंबर को जयपुर में होगा और आप देखेंगे कि इससे राजस्थान के विकास की जो गति है वो भी बढ़ेगी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पहले राजस्थान सरकार के 150 से अधिक अधिकारियों और 250 छात्र स्वयंसेवकों ने इन्वेस्टमेंट समिट के लिए JECC सीतापुरा में आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। राइजिंग राजस्थान समिट राजस्थान की विकास यात्रा में नया अध्याय जोड़ने जा रही है। इसमें हर एक क्षेत्र को शामिल किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान के विकास की दिशा में ये समिट बेहद महत्वपूर्ण और सफल साबित हो सकेगी। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, DD न्यूज़, जयपुर।